नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। वो खबरें मैं आपको बताऊंगी जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश पर पड़ता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे कि क्या कुछ आज आपके लिए हम खास लेकर के आए हैं। तो वर्ल्ड नाउ की पहली खबर में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में जंग लगातार जारी है। बारूदी गंध फिजाओं में फैल चुकी है और बारूदी गंध भले ही विश्व में ना पहुंचे, लेकिन युद्ध से विश्व के कई देश परेशान हैं। ईरान ने हॉर्मुज खाड़ी बंद कर दी है। तेल और गैस व्यापार ठप होने लगा है। अमेरिका और इजरायल ने दावा किया है कि वो खामनेई को मिसाइल के हमले में मार गिराया है, लेकिन अब तक खामनेई के मरने की तस्वीर सामने नहीं आई है। खामनेई की तस्वीर अमेरिका और इजरायल ने भी पोस्ट नहीं की है। दुनिया के सामने आकर के बोल देना और उसका सबूत देना दो अलग बातें होती हैं, लेकिन अभी तक खामनेई की मौत की सिर्फ और सिर्फ पुष्टि की गई। ऐसी कोई तस्वीर साझा नहीं की गई है जिससे यह पुष्टि के सबूत मिल सके। अमेरिका इजरायल के कहने के बाद से ईरान ने खामनेई के मरने की आनन फानन में पुष्टि कर दी। खामनेई के मरने पर 40 दिन का शोक ईरान ने घोषित कर दिया, लेकिन सुपुर्दे खाक होने की तिथि तारीख अब तक तय नहीं है। कुछ वक्त पहले ही वो कैंसिल भी कर दी गई है और अब खामनेई के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया गया। पोस्ट में इजरायली रिजीम खत्म करने की चेतावनी दी गई है। इजरायल में सत्ता परिवर्तन की चेतावनी। इस तस्वीर में आईसीबीएम की फोटो भी पोस्ट की गई है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या खामनेई जिंदा है? पुष्टि नहीं हुई, सुपुर्दे खाक की तारीख नहीं निकल करके आ रही है, कोई तस्वीर नहीं आ रही है, तो क्या खामनेई जिंदा है? और ईरान इजरायल के खिलाफ कुछ बड़ा करने जा रहा है, क्योंकि उनके सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल आखिरकार किसकी तरफ से किया गया, उनके सोशल मीडिया से पोस्ट किसने किया है, इसी को हम डिकोड करेंगे वर्ल्ड नाउ में। दूसरी खबर में हम बताएंगे अमेरिका की धमकी के बारे में। मिडिल ईस्ट में जंग लगातार चल रही है। आसमान में फाइटर जेट्स दिख रहे हैं। तेहरान पर लगातार बम बरस रहे हैं और अमेरिका धमकी दे रहा है। अमेरिका की ओर से नई धमकी आई है जिसमें यह कहा गया है कि आज की रात ईरान के लिए भारी है, यानी आज उसके लिए कयामत की रात हो सकती है। अमेरिका ने ईरान को लेकर के कुछ तैयारियां कर ली हैं। तो क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका फाइनल स्क्रिप्ट लिख चुका है और ईरान के बर्बादी की पटकथा लिखी जा चुकी है? अमेरिका की ईरान को लेकर के आखिरकार वो खास रणनीति क्या है? अमेरिका क्या कर सकता है और क्या अमेरिका परमाणु बम गिराएगा या फिर जेट्स और B-2 बॉम्बर्स का उपयोग करके ईरान की रिजीम को चेंज करेगा? बताएंगे आपको ये पूरी जानकारी आखिरकार क्या है। इसी के साथ वर्ल्ड नाउ में हम तीसरी खबर में बताएंगे ईरान इजरायल जंग के बारे में, जहां ईरान का इजरायल और अमेरिका के साथ जंग में आज 8वां दिन है, लेकिन ये जंग अभी भी 8वें दिन के साथ जारी है। इस बीच ईरान को एक साथी का साथ मिल चुका है, जिस कारण से ईरान मजबूत हो गया है। अब उसका साथी कौन है, चलिए वो आपको बता देते हैं। ईरान का साथी रूस है। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच संघर्ष। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच में टेलीफोन पर बातचीत की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई, उनके परिवार के सदस्यों, देश की सेना नेताओं की मौत पर अपनी गहरी संवेदना जताई है। पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से तनाव कम करने और जल्द से जल्द मुद्दे को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने की अपील की है, लेकिन टेलीफोन पर जो बातचीत हुई है वो सीक्रेट है। शोक संदेश दिए गए हैं, हालचाल पूछा गया है। अब इससे ज्यादा कोई भी देश अपना सीक्रेट नहीं खोलेगा, इसीलिए ये जो फोन पर बातचीत हुई है उसे सीक्रेट ही रखा गया है। लेकिन सवाल यहां पर ये खड़े हो जाते हैं कि अमेरिका के खिलाफ रूस अपना हथियार देगा क्या? युद्ध शुरू होने के पहले तो उनके एमआई कोड़ते हुए उनके आसमान में, ईरान के आसमान में देखा गया था। रूस ने ये दिए थे, लेकिन जब युद्ध की शुरुआत हो गई है तो रूस क्या आगे बढ़ के हथियार मुहैया करवाएगा और अमेरिका के खिलाफ जाएगा? और अगर उसने ऐसा किया तो वॉर पूरे तरीके से मिडिल ईस्ट, यूरोप, एशिया हर जगह फैली हुई नजर आ जाएगी। क्या रूस और ईरान मिलकर के अमेरिका को सबक सिखाएंगे? इसी के साथ वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे चौथी बड़ी खबर में मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सौदेबाजी की। इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान के खिलाफ जो जंग छेड़ी है
उसमें उसका दम भी निकल रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से जारी आंकड़ा ये कह रहा है, जिसके अनुसार इजराइल को हजारों की संख्या में बम मुहैया करवाने की बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। इजराइल उसके बिग ब्रदर अमेरिका को ईरान की तरफ से इतने तगड़े पलटवार का अंदाजा कतई नहीं था। ईरान की तरफ से इजराइल में बमों की बरसात हो रही है। इजराइल के पास मौजूदा हथियारों का बेड़ा लगभग खाली होने के कगार पर जा पहुंचा है। ऐसी स्थिति में उसने फिर से अपने बिग बी यानी अमेरिका की तरफ उम्मीद भरी निगाहें टिकाना शुरू कर दिया है, जहां से हथियारों की नई खेप की मंजूरी भी हो गई है। उधर ईरान को रूस और चीन से हथियार मिल रहे हैं। यूक्रेन भी मिसाइल इंटरसेप्टर अमेरिका को देने के लिए कह रहा है और मिडिल ईस्ट में जंग के बीच में हथियारों की सौदेबाजी जारी है। ये पूरी कहानी आपको बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड अप। खामनेई जिंदा है। मिडिल ईस्ट में जंग जारी है और आज जंग का 8वां दिन है। 8वें दिन भी मिडिल ईस्ट में आसमान में जेट्स दिखाई पड़ रहे हैं। मिसाइल ड्रोन से बम बरसाए जा रहे हैं, मारते खंडर होती जा रही है। जरा तस्वीर देख लीजिए, आपको ऐसे लगेगा कि ये कहीं पर आग लगी हुई है, लेकिन ये आग इजराइल और अमेरिका की लगाई हुई है ईरान के अंदर, जिसमें इमारतें खंडर हो गई हैं, लोग परेशान हैं और शांति के नाम पर मिसाइलों की गड़गड़ाहट है। इस जंग में कोई जीते या हारे, लेकिन इंसानियत पूरी तरीके से शर्मसार हो गई है। अर्थव्यवस्था धड़ा। मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी के दिन तब से हालात तनावपूर्ण हैं, जब अमेरिका और इजराइल ने एक साथ कई ठिकानों पर बम की बारिश की। इसमें खामनेई समेत ईरान के टॉप लीडरशिप को खत्म करने का दावा अमेरिका और इजराइल ने कर दिया। रविवार को जो तस्वीर आई थी, आपको याद होगा कि वहां के नेता रोते हुए, बिलखते हुए, टीवी एंकर्स किस तरीके से खामनेई की मौत के बारे में खबरें पढ़ते हैं, जानकारियां देते हैं और कह देते हैं कि खामनेई नहीं रहे। 40 दिन का शोक तक वो बता देते हैं कि 40 दिन तक शोक रहेगा। उस समय से IRGC ने कहर ढाना भी शुरू कर दिया था और लोगों को इसकी उम्मीद थी कि अगर खामनेई मर गए हैं तो IRGC तो यही करेगा, और उसने ऐसा किया। उसने पलटवार करना शुरू किया और इसके साथ ईरान ने कई देशों को अपनी चपेट में लिया। ईरान ने दुबई, कतर, सऊदी अरब समेत कई देशों पर मिसाइलों से हमले किए। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया। अमेरिकी जहाजों को ईरानी कमांडर्स निशाना बनाना शुरू कर देते हैं और हॉर्मुज खाड़ी बंद होने के कारण यूरोप से लेकर के एशिया तक हाहाकार मच जाता है। तेल और गैस व्यापार ठप होने लगे हैं और भारत समेत कई देशों पर इसका असर भी दिखाई देना शुरू हो गया है। जंग के पहले दिन अमेरिका और इजराइल ने दावा किया कि वो खामनेई को मिसाइल के हमले में मार चुके हैं। उसकी तस्वीर बाकायदा सामने आई थी कि खामनेई के आवास पर किस तरीके से हमला किया गया और कई मिसाइलों से हमला किया गया उस वक्त जब वो मीटिंग कर रहे थे। ये जानकारियां, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है खामनेई के आवास पर हमले की तस्वीर। ये जो पहले की तस्वीर थी वो आपने देखी कि कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये पहली तस्वीर है और ये उसके बाद की तस्वीर है। ये बिफोर आफ्टर कुछ इस तरीके से परिवर्तित हुआ कुछ सेकंड में, जिसके साथ ये लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। यहां अगर कोई बंकर में बैठकर के भी मीटिंग कर रहा था तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन था। तो खामनेई समेत कई सारे टॉप लीडर्स, कमांडर्स मारे गए हैं। ईरान ने इसको पहले तो कहा वाह है, ईरान मुकर गया, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने जैसे ही इसकी घोषणा की, इसकी पुष्टि की, तो ईरानी मीडिया ने भी खामनेई के मरने की पुष्टि रोते रोते कर दी। खामनेई के मरने की खबरें जैसे ही दुनिया भर में फैली, चारों ओर प्रदर्शन शुरू हो गए। उसके बाद ईरान ने 40 दिनों का शोक घोषित किया। ईरान की तरफ से खामनेई के सुपुर्दे खाक की तिथि भी निर्धारित की गई थी, लेकिन अचानक से जंग के बीच में उसे भी कैंसिल करना पड़ा। अब ये कैंसिल करना पड़ा या कैंसिल की गई, ये आप जरा समझिए। अमेरिका, इजराइल समेत कई देशों में इसके साथ साथ खलबली भी मच गई कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों कैंसिल की। लेकिन इन सब के बीच में एक खलबली युद्ध के 7वें दिन यानी कि कल मची, जब जंग के बीच में अयातुल्लाह अली खामनेई के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट आती है जिसमें यह लिखा है कि इजरायली रिजीम को बर्बाद कर दिया जाएगा। इसे खामनेई की धमकी समझा गया सीधे तौर पर।
खामनेई के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट जंग के बीच आया है। अब इसीलिए सवाल है कि क्या ये खामनेई ने पोस्ट किया है, और इस पोस्ट में इजरायली रिजीम चेंज करने की धमकी दी गई है। इस पोस्ट में आईसीबीएम मिसाइल की तस्वीर भी दिखाई गई है। हम इजराइल में परिवर्तन करेंगे आईसीबीएम मिसाइल के जरिए। और जब ये पोस्ट आया तो सवाल उठने शुरू हो गए कि अगर खामनेई मर गए हैं तो फिर उनका सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट कौन कर रहा है? तो क्या ईरान इसके जरिए सिर्फ और सिर्फ एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? खामनेई का पोस्ट आने के बाद अमेरिका और इजराइल में खलबली मच गई है कि अगर खामनेई जिंदा है तो फिर अमेरिका और इजराइल के लिए सच में ये टेंशन वाली बात है, क्योंकि अब तक खामनेई के मरने की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। अमेरिका और इजराइल की ओर से भी खामनेई के मरने की मात्र बातें कही जा रही हैं, और ये युद्ध स्ट्रेटजी भी हो सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपने नेता को सुरक्षित रखने के लिए इस तरीके की खबरें फैलाई गई, क्योंकि ये इजराइल और ईरान के जो एजेंट्स हैं, इजराइल और अमेरिका के जो एजेंट्स हैं, वो ईरान में चारों तरफ फैले हुए हैं। उनसे भी तो खामनेई को बचा करके रखना है। हो सकता है कि ये खबरें सिर्फ और सिर्फ युद्ध के लिए एक स्ट्रेटजी हो, क्योंकि कोई तस्वीर तो सामने आई नहीं कि अयातुल्ला अली खामनेई मर गए हैं, सुपुर्दे खाक उन्हें किया जा रहा है। अब 40 दिन का शोक व्यक्त कर दिया गया, तो 40 दिन तक उनकी लाश को तो संभाल के नहीं रखा जा सकता है, कहीं तो दफनाना होगा और सुपुर्दे खाक करेंगे तो तस्वीर आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। 8 दिन हो जाने के बावजूद, रविवार से अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो 7 दिन हो चुके हैं। 7 दिन तक क्या किसी लाश को रखा जा सकता है? अचानक से सुपुर्दे खाक की तिथि को आखिरकार कैंसिल क्यों किया गया, उस पर भी संदेह है। इसीलिए ये सवाल है कि क्या सच में खामनेई जिंदा है, और अगर ऐसा है तो फिर अमेरिका की टेंशन बढ़ने वाली है। खामनेई के मरने की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। अब ऐसे में सामने नहीं आने का मतलब ये है, सुपुर्दे खाक की जो तारीख थी उसे कैंसिल करने का मतलब ये है कि खामनेई अभी जिंदा है। इजराइल और अमेरिका ने तस्वीर भी साझा नहीं की है। इजराइल और अमेरिका बस चीख करके दुनिया के सामने ये कहते रहे कि खामनेई मर चुके हैं, जिसके बाद ईरान ने भी ये मान लिया। ईरान ने भी खामनेई की कोई तस्वीर नहीं निकाली। खामनेई के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करना, सोशल मीडिया का अचानक से एक्टिव होना, वो भी युद्ध के 7 दिन बाद, खामनेई के हैंडल से इजराइल को चेतावनी देना, ये तमाम बातें ये कहती हैं कि खामनेई के सोशल मीडिया हैंडल से अगर पोस्ट की गई हैं, ये जो आईसीबीएम, यही है वो सोशल मीडिया पोस्ट जिस पर लिखा गया है मिसाइल आईसीबीएम के साथ कि हम रिजीम चेंज करेंगे, यहूदियों ने जो किया उसे वो भुगतना होगा। ये सोशल मीडिया पोस्ट अयातुल्ला अली खामनेई के ऑफिशियल अकाउंट से किया गया है। इसमें लिखा गया है कि ईरान इजराइल का खात्मा कर देगा। तो क्या इजराइल के खात्मे की प्लानिंग ईरान कर रहा है, या ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग करके उसी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ा रहा है? हालांकि इजराइल की तरफ से भी बाकायदा पलटवार हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तस्वीर साझा की गई है, आखिरकार वो है क्या? एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होती है जिसकी न्यूनतम मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है, लेकिन वो इस पर काम कर रहा था। जैसे खामनेई के मरने की तस्वीरें आती हैं, माफ करिएगा, तस्वीरें नहीं, खबरें आती हैं। जैसे ये खबरें आती हैं कि अयातुल्ला अली खामनेई नहीं रहे, बहस पूरी दुनिया में शुरू हो जाती है। इस दौरान हमारे साथ भी कुछ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े थे, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। क्रूज मिसाइलें भरपूर है उनके पास। अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और उसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर है, तो वो तो कभी भी कहीं पर भी बैठ करके किसी को भी तबाह कर सकता है। यहां से बैठ करके वो अमेरिका तक में मार कर सकता है। लेकिन अगर वो इजराइल तक ये मार करता है, तो ये आईसीबीएम की तस्वीर साझा करने की भी दो बातें हो सकती है कि आईसीबीएम उसने बना ली है, ये उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। एक लंबे वक्त से, क्योंकि उसकी तरफ से परीक्षण भी किए जा रहे थे। हालांकि उसने कभी घोषणा नहीं की कि उसके पास आईसीबीएम है, यानी आईसीबीएम भी बना लिया और परमाणु परीक्षण तो चल ही रहा है। अब इसके बारे में और जानिए, आईसीबीएम क्या होता है। यह मुख्य रूप से परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन की जाती है।
इसके पारंपरिक जो वॉरहेड यानी जो आगे का कैप नुमा वो हिस्सा होता है उसे हम वॉरहेड कहते हैं, उसमें ये अपने साथ परमाणु हथियार ले जा सकता है। और ये मिसाइलें धरती की कक्षा के बाहर जाती हैं, ऑर्बिट से बाहर जाएंगी और उससे निकल करके बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री पर चलती है और फिर दोबारा से वायुमंडल में प्रवेश करती है, ऊंचाई तक जाना, उसके बाद वापस से पृथ्वी तक आना। आईसीबीएम की खासियत क्या है, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, क्योंकि इस दौरान आईसीबीएम चर्चा का विषय बन गई है जैसे ही ये तस्वीर साझा की गई। अब आईसीबीएम की जो मारक क्षमता वो मैंने आपको बताई 5,500 से 18,000 किलोमीटर तक रेंज होती है। अब ईरान में बैठ करके अमेरिका को निशाना बनाना इसके लिए बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। इस चीज के दो मायने आप बार बार निकालिए। खामनेई के सोशल मीडिया से पोस्ट करना, सवाल पहला, क्या खामनेई जिंदा है? आईसीबीएम पोस्ट करना, यानी सवाल दूसरा कि क्या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उसकी तरफ से बना ली गई है जिसे वो ईरान में बैठ करके अमेरिका को मारने में उपयोग कर सकता है। और तीसरा सवाल ये कि जो परमाणु वॉरहेड होता है उसमें वो अपने साथ न्यूक्लियर वेपन लेकर के जा सकता है, तो क्या न्यूक्लियर वेपन ईरान की तरफ से बना लिए गए हैं? आईसीबीएम के बारे में बताया जाता है कि ये आवाज की गति से 20 से 25 गुना तेज होता है। आईसीबीएम की गति के बाद अब मिसाइल ये स्पेस में जाती है, फिर री एंटर होती है, साइलो सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है और एक मिसाइल कई अलग अलग लक्ष्यों पर वॉरहेड गिरा सकती है एक बार। अत्यंत विनाशकारी मिसाइल है ये, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक परमाणु हथियार ले जा सकती है। यह अंतरिक्ष में जाकर के न्यूनतम ऊर्जा प्रक्षेप वक्र का उपयोग करके बहुत तेज गति से लगभग कोई भी लक्ष्य भेज सकती है, जिससे इसे रोकना अत्यंत कठिन होता है। इसकी जो स्पीड है वो मैक 20 से 25 यानी आवाज की गति से भी 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है, आईसीबीएम बना लिया है। इस सब पोस्ट ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि इजराइल में रिजीम चेंज करने की जो तैयारी है ईरान दरअसल वो कर रहा है, यानी इजराइल के लिए तो ये एक बड़ा खतरा है। नेतन्याहू एक लंबे वक्त से वहां की सत्ता में काबिज है, सत्ता से हटने का वक्त आया तो इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हो गया, वहां से पीछे छुड़ा पाते अपना पीछा, उसके साथ ही ईरान के साथ शुरू हो गए, तो सत्ता परिवर्तन क्या वहां किया जाएगा? आईसीबीएम दुनिया भर के बड़े शहरों, सैन्य ठिकानों को मिनटों में नष्ट कर सकती है। इसके रणनीतिक हथियार इसीलिए कहा जाता है। ईरान ने इजराइल समेत लगभग 12 देशों या उनके सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। ईरान के आईआरजीसी ने इन हमलों को मुख्य रूप से अमेरिकी ठिकानों और इजरायली लक्ष्यों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताया है। और यह अमेरिका की तरफ से बार बार कहा गया था कि उसकी तरफ से ऐसी मिसाइल यानी कि ईरान की तरफ से ऐसी मिसाइलें बनाई जा रही है जिसका उपयोग ईरान में बैठ करके अमेरिका को साधने में किया जा सकता है। ट्रंप का यह बयान था कि अगर हमने खामनेई को नहीं मारा होता तो वो हमें मार देते। तो क्या इसी मिसाइल का जिक्र किया जा रहा था उनकी तरफ से? अब ये समझिए ईरान का प्रहार कहां हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएई की। दुबई और अबू धाबी के शहरों और सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। उसके बाद आता है सऊदी अरब का नंबर, तेल रिफाइनरी हो, बुनियादी ढांचे हो, उन पर हमला किया गया है। और उसके बाद आता है कतर, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। फिर हम बात करेंगे बहरीन की, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। उसके साथ साथ कई होटल पर भी हमला किया गया। तो वह तो ओमान की बात करते हैं, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर, इमारतों पर यहां पर भी हमला हुआ। इसके साथ ही इराक और सीरिया, वहां पर भी इसी तरीके से अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो जॉर्डन में भी अमेरिका के ठिकानों पर हमला हुआ, काफी नुकसान हुआ। अजरबैजान और तुर्की में सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद यह कहा गया किसकी तरफ से? अजरबैजान की तरफ से, तुर्की की तरफ से, कि अगर हमें निशाना बनाओगे तो फिर ये युद्ध बहुत बुरे तरीके से एशिया को अपनी चपेट में लेगा और हम ये बार बार बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम पर कोई हमला करे और हम जवाबी कार्रवाई भी न करें। अजरबैजान ने जवाबी कार्रवाई की। ईरान की तरफ से भेजे गए 4 ड्रोन में से एक ड्रोन को भी मार गिराया। खामनेई जिंदा है या नहीं ये तो ईरान ही जानता है, लेकिन अगर खामनेई जिंदा है तो अमेरिका और इजराइल के लिए ये टेंशन की बात हो गई है कि ये ईरान का पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है। लेकिन खामनेई की पोस्ट ने तो टेंशन क्रिएट कर ही दी है। किसके लिए? इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए।
और चलिए आपको बताते हैं खामनेई की मौत की कहानी कब कब सामने आई है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। खामनेई की मौत की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ष 2007 की। इंटरनेट पर अफवाह फैली कि खामनेई की मौत हो गई है। ईरान के यूएन राजदूत ने सिरे से हालांकि उसे खारिज किया। अगर वो खारिज नहीं करते तो 2007 में ही दुनिया उन्हें मरा हुआ मार करके बैठी होती। 2014 आता है। प्रोस्टेट सर्जरी के बाद स्वास्थ्य को लेकर के अफवाहें उड़ी। इसके साथ ही कई बार कैंसर या गंभीर बीमारी की बात चली, लेकिन वो जिंदा रहे। 2022 का वक्त आता है। महसा अमीनी की मौत के बाद खामनेई ने कई कार्यक्रम रद्द किए। एक लंबे स्तर पर यह कार्यक्रम चला था। महसा अमीनी की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम लंबे वक्त तक चलता रहा। खामनेई इससे डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने कई कार्यक्रम अपने रद्द किए। इसकी वजह से मौत या गंभीर बीमारी की अफवाहें और ज्यादा तेज हो गई। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट की, लेकिन बाद में वो खबरें भी गलत साबित हो गई। 2024 में भी ये हुआ। सोशल मीडिया पर बीमारी या फिर मौत की अफवाहें फैलनी शुरू हो गई। खामनेई का वीडियो जारी कर दिया गया जिसमें वो जिंदा दिखे। तब जाकर के लोगों को भरोसा हुआ कि वो जिंदा है। ईरानी खुफिया एजेंसियों ने जानबूझ करके ऐसी अफवाहें फैलाई। विरोधियों को भ्रमित करने के लिए ऐसी खबरें फैलाई गई थी। वर्ष 2025 आता है। फिर से खामनेई के मरने की अफवाहें फैलनी शुरू हो जाती है। अमेरिकी हमले के बाद भी मर गए हैं, ऐसी खबरें आती है जून 2025 में। ये खबरें भी बाद में फिर से अफवाहें साबित हो जाती है। और अब फरवरी 2026 यूएस इजराइल हमलों में खामनेई की मौत की खबरें आई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी। शुरू में ईरान ने इनकार किया और कहा कि खामनेई जिंदा है, लेकिन 1 मार्च को ईरानी स्टेट मीडिया ने मौत की पुष्टि की। खामनेई की मौत पर 40 दिन का शोक घोषित किया गया। अब खामनेई की असली सच्चाई क्या है, इसके बारे में अभी तक खुल करके पूरा मामला सामने नहीं आया है। लेकिन खामनेई की मौत की कहानी के तार अभी भी जुड़ नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं ये तार, सोशल मीडिया पोस्ट ने सनसनी बढ़ा दी है। ईरान का ये स्ट्रेटेजिक वॉर था जिसमें उसने जानबूझ करके एक ऐसी झूठी खबर को फैलाना सही समझा जो खामनेई के पक्ष में हो। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि 28 तारीख को हमला किया, 1 तारीख को खामनेई मर गए, तो थोड़ा भरोसा करना हर व्यक्ति के लिए नामुमकिन से था। इसी वजह से शुरुआत में ईरान ने भी इससे इनकार कर दिया। ये कयामत की रात इजराइल के लिए क्यों कही जा रही है? मिडिल ईस्ट का जो आसमान है वो सिर्फ और सिर्फ बारूद के धुएं से काला पड़ चुका है। ये जरा तस्वीर देखिए। पिछले 8 दिनों से यही तस्वीरें आ रही हैं मिडिल ईस्ट से, जहां सिर्फ और सिर्फ मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट्स, रॉकेट देखे जा रहे हैं। 8 दिनों से जारी ये जंग अब ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से वापसी के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। इस आग को सुलगाने की चिंगारी अमेरिका ने फूकी थी, लेकिन इसे भीषण बदलने का काम इजराइल और ईरान की आपसी नफरत ने किया है। आज खाड़ी के देशों से लेकर के वैश्विक अर्थव्यवस्था तक हाहाकार मचा है। हॉर्मुज की खाड़ी बंद है, तेल की नदियां सूखने के कगार पर है और आम इंसान की चीखें मिसाइलों के शोर में दब गई है। इन सब के बीच में अमेरिका की नई धमकी ने बवाल खड़ा कर दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया कि आज रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। उन्होंने कहा कि इस हमले का मकसद ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह करना है। अमेरिकी हमलों ने ईरान की क्षमता को 90% तक घटा दिया है। कयामत की रात ये क्यों कही जा रही है? अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने क्योंकि ये बयान दिया, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया। ये स्कॉट बेसेंट है। इन्होंने कहा कि आज की रात ईरान के लिए कयामत भरी होगी। आज रात हम सबसे बड़ा हमला करने वाले ईरान पर, उनकी मिसाइल लॉन्चर्स, उनकी फैक्ट्रियों पर हम हमला करेंगे। यूएस ने यह दावा किया कि ईरान काफी कमजोर हो चुका है, उसकी जो क्षमता है वो 90% तक घट चुकी है। और इससे पहले इजराइल ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हवाई हमला भी कर दिया। धमाके से वो पूरा इलाका दहल उठा। अमेरिका ने कहा कि अब मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बीच जंग का 8वां दिन बेहद तनावपूर्ण हो गया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य रणनीति तेज करने का फैसला भी कर लिया है। अमेरिका के ट्रेजरी ने कहा कि आज रात ईरान पर हम सबसे बड़ी बमबारी करेंगे, यानी जो हमने
28 तारीख को तस्वीरें देखी थी, वो तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोमो कह लीजिए आप, वो था। क्योंकि ये जो धमकी दी गई है उसके बाद कल ये तस्वीर बदल सकती है, ये कहना गलत नहीं होगा। सबसे बड़े हमले रात में ही होते हैं। कल सुबह तक जब आप जागेंगे तब तक आपको पता चलेगा कि ईरान में इतना भयावह हमला हुआ जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। बेसेंट की तरफ से कहा गया कि इस हमले का मकसद ईरान की मिसाइल क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर करना है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान इस समय दो मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। एक तरफ से अमेरिका, दूसरी तरफ से इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ता जा रहा है। बेसेंट ने कहा कि लगातार हो रहे हमलों से ईरान की सैन्य क्षमता काफी कमजोर हो रही है। Tonight will be our biggest bombing campaign, and we'll do the most damage to the Iranian missile launchers, the factories that build the missiles, and we are substantially degrading them. Our campaign has been overwhelming. So, having not been able to succeed there, they are trying to create economic chaos. Are trying to create economic hazard. सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पर वो दुनिया को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान के लिए उन्होंने कहा है। अब खबर है कि अमेरिका ईरान में जमीनी स्तर पर सीमित सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। रिपोर्ट से कहते हैं कि अमेरिकी नेतृत्व ने व्हाइट हाउस के भीतर इस संभावना पर चर्चा की है। हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी नेतृत्व बड़े पैमाने पर जमीनी युद्ध की योजना नहीं बना रहा है। इसके बजाय सीमित संख्या में सैनिकों को विशेष मिशन के लिए भेजने पर विचार किया जा रहा है। अब युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. Other than that, they're doing very well, Coach. तो सुना आपने, ट्रंप अभी ईरान को धमकी दे रहे हैं। खामनेई और उनके बड़े बेटों को मारने के बाद अब छोटे बेटे को मारने की बात ट्रंप की तरफ से कही जा रही है। उधर मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच में अमेरिका ने अपने सबसे करीबी सहयोगी इजराइल को बड़ा सैन्य समर्थन देने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने लगभग 151.8 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 1250 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता पैकेज को मंजूर कर दिया है। और सबसे खास बात यह है कि इस हथियार सौदे को सामान्य प्रक्रिया के बजाय आपातकालीन प्रावधानों के तहत मंजूरी दे दी गई है। यानी अमेरिकी संसद की लंबी समीक्षा प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए तुरंत मंजूरी दे दी गई है। और यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार बढ़ रहा है और पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ गई है। अमेरिका इजराइल के बीच में जो डील हुई है उसके बारे में जरा फिर से जानिए। अमेरिका इजराइल की डील के बारे में सीधे तौर पर यह बताया गया है कि हथियार दिए जाएंगे, सैन्य सहायता दी जाएगी और इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने सैन्य डील को दरअसल मंजूरी दी है। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ये डील बेहद अहम है। BLU-110A-B सामान्य उपयोग वाला बम इन्हें मिल जाएगा, यानी इजराइल और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और ईरान से जंग के बीच में इजराइल को हथियार खरीद की मंजूरी मिल गई है। अब इस पर अमेरिका ने क्या कहा है, चलिए वो भी जरा आपको समझा देते हैं। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल की सैन्य क्षमता को और भी ज्यादा हम मजबूत करेंगे। इजराइल को तो आगे रख करके अमेरिका पीछे लगा हुआ है। क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला करने में इसकी वजह से उन्हें भी मदद मिलेगी। मिडिल ईस्ट में सहयोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यह डील अमेरिका की विदेश नीति के अनुरूप है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। आमतौर पर अमेरिका में किसी भी हथियार सौदे को मंजूरी देने से पहले कांग्रेस की समीक्षा, यानी वहां की संसद जिसे कांग्रेस कहा जाता है, उसकी समीक्षा बहुत जरूरी होती है।
लेकिन इस बार सरकार ने आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत मिली आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह है कि सामान्य संसदीय समीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरीके से दरकिनार कर देना, हथियारों की बिक्री को तुरंत से मंजूरी दे देना। उन्होंने कहा हमें हथियार चाहिए, उन्होंने कहा हमें पैसे चाहिए, उन्होंने कहा, इजराइल ने कहा हमें सैन्य सहायता चाहिए, और अमेरिका ने अपने देश की संसद अपने विपक्षी नेताओं से कोई सलाह मशविरा किए बगैर ही आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट लगाया, आपातकालीन प्रक्रिया लगाई और हथियारों की बिक्री को तुरंत मंजूरी दे दी कि जो चाहिए इजराइल को दे दो। आपात सुरक्षा जरूरतों को प्राथमिकता दी जाती है। दरअसल अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि इजराइल की सुरक्षा स्थिति बेहद गंभीर है और इसलिए लंबी प्रक्रिया का इंतजार करना संभव नहीं था, क्योंकि ईरान लगातार इजराइल को निशाना बना रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। तो क्या अब इजराइल का रक्षा भंडार खाली हो रहा है? इजराइल का रक्षा भंडार में एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल्स काफी हद तक कम हो चुके हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, हजारों ड्रोन लॉन्च किए हैं। इजराइल और सहयोगी देश में इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई है, जिसमें पैट्रियट, थार्ड, आयरन डोम का इस्तेमाल किया गया। लगातार इंटरसेप्टर यूज करने से रक्षा भंडार खाली हो गया है। कुछ गल्फ स्टेट्स के स्टॉक पहले ही खत्म हो चुके हैं। इजराइल, अमेरिका ने ईरान के 300 लॉन्चर्स नष्ट कर दिए हैं। इंटरसेप्टर्स खत्म हुए तो ग्राउंड वार करना पड़ सकता है। हथियार ही नहीं होंगे तो जमीन पर तो फिर सैनिकों को भेजना पड़ेगा। इंटरसेप्टर नहीं होंगे, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होगी, ड्रोन नहीं होंगे, तो फिर क्या करेगा इजराइल? जमीनी युद्ध की शुरुआत करेगा, जिससे उसे और ज्यादा नुकसान होगा। इजराइल का एयर डिफेंस भंडार बैलिस्टिक इंटरसेप्टर्स काफी डिप्लीट हो रहा है और ये युद्ध लंबा चला तो रिस्क और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इजराइल तो वैसे भी एक लंबे वक्त से युद्ध में है, पिछले 3 सालों से। अभी भी हमास के साथ कहने के लिए समझौता हो रहा है, टेबल टॉक चल रही है, लेकिन हुआ थोड़ी है। इजराइल को लेकर के आए दिन गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स के बम बरसते रहते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह को वो उखाड़ने में लगे हुए हैं। रेड सी में हूतियों को सबक सिखाने में इजराइल लगा हुआ है। तो इतने सालों तक आखिरकार ये बम का जखीरा, इंटरसेप्टर्स का जखीरा कहां तक चलेगा? इजराइल, अमेरिका ईरान के लॉन्च कैपेसिटी को नष्ट करके इसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए एक तरफ इजराइल का रक्षा भंडार खत्म हो रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका लगातार ईरान को धमकी दे रहा है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका ईरान में करता क्या है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ईरान को उसके दोस्त का साथ मिलना शुरू हो गया है। हर कोई सोच रहा था कि वो अकेला पड़ गया, लेकिन ऐसा है नहीं। अब ईरान इसीलिए और ज्यादा आक्रामक भी हो सकता है। इजराइल और ईरान से जंग के बीच में संघर्ष में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच टेलीफोन पर बातचीत करी है। बातचीत में कोई ना कोई तो सीक्रेट प्लान बना होगा। माना कि अमेरिका बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, लेकिन क्या वो बातचीत को इनके डिकोड कर पाएगा? इसका खुलासा तो नहीं हुआ है कि बातचीत में क्या कुछ प्लान सीक्रेट बनाया गया होगा रशिया और ईरान के बीच में, लेकिन कयास है कि अमेरिका के खिलाफ रूस और ईरान की नई स्ट्रेटजी बन रही है। रूसी राष्ट्रपति की इस बातचीत को लेकर के अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस इस मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दे सकता है। हालांकि दुनिया को दिखाने के लिए पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से तनाव काम करने और जल्द से जल्द मुद्दे को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने की बात कही है। ईरान के साथ रूस क्यों है? जंग के बीच में ईरान को रूस का साथ कैसे मिला है? ईरानी राष्ट्रपति से, क्योंकि पुतिन ने फोन पर बातचीत की है। बातचीत में अमेरिका के खिलाफ कोई ना कोई रणनीति तो बनी होगी, क्योंकि रशिया की तरफ से तो बाकायदा अपने MI दिए गए थे ईरान को, तो कोई ना कोई रणनीति तो बनी होगी। टेलीफोन पर दोनों की सीक्रेट प्लानिंग हुई होगी। जंग में पुतिन ईरान की मदद कर सकते हैं। रूस ईरान को मिसाइल्स सप्लाई कर सकता है। ये उसकी तरफ से ये सबसे बड़ी मदद होगी, क्योंकि रशिया की मदद यूक्रेन के खिलाफ लगातार ईरान की तरफ से की जा रही है। रशिया को शायद 136 ड्रोन सप्लाई करता है, तो अब बारी रशिया की है कि वो भी ईरान को मदद करे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए। पुतिन ने कहा कि वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है।
मसूद पजेश्किन ने ईरानी लोगों के साथ रूस की एकजुटता के लिए पुतिन का धन्यवाद किया। पश्चिम एशिया में जारी इस तनाव के बीच में तेल एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा बन गया है। अमेरिका लंबे समय से भारत पर रूस से तेल ना खरीदने के लिए दबाव बना रहा है। हालांकि जो ताजा हालात है उसने अमेरिका की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस बीच भारत में रूसी राजदूत जेनिस अलिपोव ने कहा कि तेल की बढ़ती कीमतों के बीच में आपूर्ति के लिए किसे चुना जाए, ये फैसला भारत को ही लेना होगा। भले ही मॉस्को हमेशा भारत को तेल सप्लाई करने के लिए तैयार रहा है, लेकिन हॉर्मुज बंद होने से एशिया और यूरोप में तेल और गैस की आपूर्ति रोक दी गई है। रूस ने 28 फरवरी को बिना कारण ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की निंदा की। साथ ही इस पूरी सिचुएशन को राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान की ओर वापस ले जाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर भी दिया था। और अब जानकारी है कि इस जंग में रूस ईरान की खुफिया मदद कर रहा है, क्योंकि जो हॉर्मुज स्ट्रेट खोला गया है वो रशिया और चाइना के लिए बस खोला गया है। तो अब सिर्फ तेल ले जाने के लिए तो खोला नहीं जाएगा, हथियार भी तो लेकर के जाएंगे ये देश। ईरान को मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों और सैन्य विमानों की लोकेशन से जुड़ी जानकारियां दी जा रही है। रशिया की तरफ से यह भी उस पर आरोप है। ये रिपोर्ट्स में हालांकि कहा गया है इस जानकारी की मदद से ही ईरान की IRGC अमेरिकी सैन्य ठिकानों और दूतावासों को एकदम सटीक निशाना बना रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने 3 सैन्य अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट लिखी है कि रूस ईरान को ऐसी टारगेटिंग इंटेलिजेंस दे रहा है जिसकी वजह से वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सफल है। और खबरों की माने तो रूस और चीन बैकडोर से ईरान की मदद कर रहे हैं। रूस और चीन ईरान की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये मदद सीमित, इनडायरेक्ट और ज्यादातर गैर प्रत्यक्ष सैन्य रूप में है। सामने आंखें नहीं है, इनडायरेक्टली की जा रही है, सीमित की जा रही है, लिमिटेड, कि हम इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई जानकारियां देंगे। इसके बारे में हमारा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन ये वॉशिंगटन पोस्ट ने 3 अधिकारियों के हवाले से दावा कर दिया है। मार्च की स्थिति में दोनों देश डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन से दूर हैं और वो डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस और पहले से दी गई टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है, क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से उनके अपने हितों को बहुत नुकसान हो सकता है, जैसे गल्फ स्टेट से रिश्ते खराब होना, ऑयल सप्लाई और ज्यादा प्रभावित होना और उन पर खुद पर भी हमले हो सकते हैं। रूस की मदद कैसे हो रही है, कैसे कर रहा है वो मदद? रूस ईरान का एक तो सबसे करीबी मिलिट्री पार्टनर है। यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस को ड्रोन दिए थे, वही शायद 136। रूस ईरान को यूएस मिलिट्री टारगेट्स की जानकारी इसी के बदले तो दे रहा है। यूएस वॉरशिप और एयरक्राफ्ट की जानकारी दी जा रही है। ईरान यूएस फोर्सेस पर बेहतर अटैक प्लान कर सकता है। ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है रूस, और सैटेलाइट से ईरान को हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिल रही है। रूस ने यूएस इजराइल अटैक को अनप्रोवोक्ड एग्रेशन कहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और ईरान की सोवेरेनिटी का सपोर्ट किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है, इसलिए डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। वो ईरान को बैक स्टेज से मदद दे रहा है ताकि यूएस को ड्रेन करे, लेकिन खुद रिस्क भी ना ले। उधर चीन ईरान का सबसे बड़ा ऑयल बायर भी है और 25 एयर कॉर्पोरेशन डील है, लेकिन मदद ज्यादा डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक है। चीन ने यूएस इजराइल अटैक को अनएक्सेप्टेबल कहा है, इमरजेंट सीज फायर की डिमांड की है, यूएन में ईरान के साथ स्टैंड लिया है। चीन के विदेश मंत्री ने इजराइल को अटैक रोकने के लिए कहा, और चीन भी बैकडोर से हथियारों सैटेलाइट से ईरान की मदद कर रहा है। तो ये सब कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे से। अब आपको बताते हैं कि ईरान पर जहां जहां अमेरिका इजराइल के हमले ताबड़तोड़ जारी हैं, वहां ईरान ने भी अपने घुटने अभी तक नहीं टेके हैं। ये चौथी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सच्चाई ये है कि ईरान इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अमेरिका इजराइल के मजबूत गठजोड़ के सामने जिस तरह से ईरान खड़ा है, उसने दुनिया को हैरान किया है। और सिर्फ इतना नहीं, ईरान के भीषण प्रहार को रोकने में इजराइल के पास मौजूदा हथियारों का जखीरा अब खाली होने के कगार पर है। ऐसे में इस अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की नई खेप की मंजूरी दे दी है।
और ये डील की सबसे खास बात यह है कि इसे अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बिना ग्रीन सिग्नल लगा दिया गया है। इस डील की खास बातें क्या है वो आपको बता देते हैं। हथियार की सबसे बड़ी डील है ये। इमरजेंसी फंड के नाम पर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। 12,000 BLU 110 AB कैटेगरी के 450 किलोग्राम के बम दिए जाएंगे और ये $151.8 मिलियन यानी करीब 1300 करोड़ रुपए का सौदा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इसे आपातकालीन आधार पर मंजूरी दे दी है। दरअसल ईरान के पास अलग अलग दूरी तक की मार करने वाली कई बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और इन मिसाइलों की मदद से ईरान क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है। लगातार हो रहे इन हमलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी दबाव बढ़ा दिया है। हालांकि इजराइल का मशहूर आयरन डोम कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी बेबस अब नजर आ रहा है क्योंकि ईरान की तरफ से एक साथ 50 से 100 मिसाइलें दागी जाती है ताकि वो इस इंटरसेप्टर को भी कंफ्यूज कर दे, उसे भी चकमा दे दे और इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। जिस तरह से ईरान पलटवार कर रहा है उससे ये सवाल उठने भी लाजमी है कि ईरान के पास ऐसे घातक मिसाइल और ड्रोन आखिरकार कहां से आए, उसने कब बनाए। क्या ईरान की इस ताकत के पीछे रशिया और चाइना की बड़ी भूमिका है? वैसे ईरान तो दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जो अपने अधिकतर हथियार खुद ही बनाता है। बावजूद इसके कुछ खास तरह के हथियारों के लिए वो दूसरे देशों पर निर्भर है, जिनमें मुख्य रूप से दुनिया की महाशक्तियों में गिने जाने वाले रूस और चीन है। हथियारों को लेकर के ईरान का इन दोनों देशों के साथ रिश्ता कई सालों से पूरी मजबूती से चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह रिश्ता सिर्फ हथियारों की खरीद बिक्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से ज्वाइंट प्रोडक्शन और समय समय पर एक दूसरे की मदद करने में भी शामिल है। पर्दे के पीछे रूस कुछ तो खेल खेल रहा है। रूस सीधे तौर पर फाइटर जेट और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सप्लाई करता है। चीन कई तरीके के पार्ट्स, केमिकल्स की सप्लाई करता है। रूस और चीन की मदद ने ईरान को और भी ज्यादा मजबूत किया है और ईरान के माध्यम से पश्चिम देशों का दबाव कम करने की कोशिश हो रही है। 2025 में रूस ईरान ने 20 सालों की रणनीतिक साझेदारी पर समझौता किया है। दिसंबर 2025 में हुआ था ये। रूस और ईरान के बीच में 500 मिलियन यूरो की सीक्रेट थी। ईरान को 500 वेरबा मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और 2500 मिसाइलें देने की ये डील हुई थी, जिसमें Su-35 फाइटर जेट्स, Mi-28 हेलीकॉप्टर और YAK-130 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी थे। मतलब रूस इस जंग में ईरान का साथ भले ही खुलकर सामने से न दे रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे से ईरान को भरपूर मदद पहुंचा रहा है ताकि वो ईरान पूरी मजबूती के साथ अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब दे। रूस इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि जंग जितनी लंबी खिंचेगी अमेरिका को उतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा रूस इस बात को भी समझ रहा है कि अमेरिका जितने दिन ईरान के साथ उलझा रहेगा उतने दिन यूक्रेन की वैसी मदद नहीं कर पाएगा जैसी मदद अभी तक वो रूस के खिलाफ करता आया है। तो ये थी वर्ल्ड नाउ में आज की खबरें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।